स्टार्ट करो ऋचा। जी दीदी, आपका स्वागत है आज के म्यूजिक लेक्चर सीरीज के 3rd लेक्चर में। आज आप सौंदर्य शास्त्र पे लेक्चर देने वाली है बच्चों को। पुनः पुनः स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका। संगीता दीदी। थैंक यू ऋचा। आज का जो टॉपिक है एमए के सिलेबस में एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र। जनरली जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि एस्थेटिक शब्द, तो एक घबराहट मैंने देखी साल में कि उनको लगता है पता नहीं एस्थेटिक्स के अंदर क्या कठिन चीज है, या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, या तो ऐसा नहीं है। एस्थेटिक्स जो है सौंदर्य शास्त्र बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और संगीत में तो स्टूडेंट हैं उनको के विषय में नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो मैं बारे में आज थोड़ा बताना चाहूंगी कि सौंदर्य शास्त्र एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके कौन कौन लोगों ने इसके विषय में अध्ययन किया है, और हमारा जो सौंदर्य शास्त्र कैसे हम उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं, उसकी जानकारी के बेसिस पर, और क्या हमारे भारत में सौंदर्य का है। तो इस पॉइंट्स पे डिस्कशन होगी। जो शास्त्र आज है परिभाषा के लिए, तो ये दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का एक अंग है, एक है। दीदी आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। संगीता दीदी आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है, वहां से बीच में ब्रेक हो। रिचा डिस्टर्बेंस आ रहा है बेटा, कुछ देखो। डिस्टर्बेंस हमारी तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है, बस ये आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा, थोड़ा ऑडियो क्लियर रहेगा ना तो ठीक रहेगा बच्चों के लिए सुनने के लिए। एक ख्याल से अब क्लियर हो। हेडफोन यूज कर सके तो। हाँ, इस टाइम तो यहाँ पे नहीं है, मैं बोल रही हूँ, देखो क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है, आवाज देखो। हाँ, तो बता रहे थे सौंदर्य शास्त्र जो है वो एक दर्शन शास्त्र का एक पार्ट है। इसे सौंदर्य मीमांसा या आनंद मीमांसा ऐसे भी कहते हैं। तो ये दर्शन शास्त्र का एक पार्ट पहले माना जाता था, लेकिन बाद में स्टडीज करी, ये पाया कि ये भी एक वृहद विषय है, और बहुत कुछ अध्ययन के लिए आता है। अब क्लियर हो रही है आवाज? ठीक है, कुछ बेटर है पहले से। ओके, तो सौंदर्य शास्त्र अगर हम कहें तो ये वो शास्त्र है जिसमें कलात्मक कृतियां, आर्टिस्टिक जो हैं या आर्टिस्टिक रचनाएं जो हैं, इनसे जो अभिव्यक्त होता है, इनसे जो उत्पन्न होने वाला या इनके अंतर्गत जो सौंदर्य है या खूबसूरती है, उसका तात्विक या दार्शनिक या कह सकते हैं मार्मिक विवेचन करना, ये सौंदर्य शास्त्र कहलाता है। यानी कि कोई चीज सुंदर लग रही है तो वो चीज हमें सुंदर क्यों लग रही है, क्या कारण है कि वो चीजें सुंदर लग रही हैं, हमें अच्छी लग रही है कोई चीज और दूसरे व्यक्ति को वो चीज उतनी अपील नहीं कर रही है या उतनी खूबसूरत नहीं लग रही है, क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या ऐसे सिद्धांत हैं कि जिनका होना अत्यंत आवश्यक है कोई चीज सुंदर लगे। इन सब तथ्यों का अध्ययन सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। कला जो है मानव संस्कृति की उपज है। मनुष्य में रचनात्मक जो प्रवृत्ति है ये एक नेचुरल है, क्योंकि मानव अपनी जो मूलभूत जो उसकी जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो उसकी केवल पूर्ति ही नहीं करता, बल्कि अपने अंदर जो सौंदर्य चेतना है उसको भी वो विकसित करता है। और उसने किया जिससे हमारा जो मन को एक तृप्ति की भावना उत्पन्न हुई,
और हमारे जो सभ्यता में सुंदर सुंदर कलाओं को विकसित किया गया। कला को समानता हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि एक ललित कला और उपयोगी कला। ललित कला वो है जो सौंदर्य बोध का प्रतीक है, जैसे कि हमारे संगीत है, चित्रकला है, काव्य कला है, एक सौंदर्य बोध का ये जो प्रतीक होती है। और ये उपयोगी कला वो है जैसे कि जिनसे हमको कुछ उपयोगिता हमारे जीवन में प्राप्त होती है, जैसे कोई कुर्सी या मेज बनाना, तो मेज कुर्सी हमारे लिए एक उपयोगी है, उपयोग के लिए चीज है। हाँ, इसलिए जरूर है कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ सौंदर्य भाव अवश्य रहता है, लेकिन वो गौण रहता है। जितना हमारा ललित कला में विशिष्ट सौंदर्य योजना है, उतनी इस उपयोगी कला में नहीं होती है। तो ये सौंदर्य शास्त्र को अगर हम कह सके तो कई शब्दों में हम उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। साधारणतः जैसे कहें कोई चीज बहुत कलात्मक, सुंदर होना या आकर्षक होना, बहुत ब्यूटी इसको ये कहते हैं, या सुखद या मन भावन होना, या प्रिय या कुछ सुहावना लगना या अच्छा लगना या कोई आनंद में उसका भाव उत्पन्न होना, ये सब चीजें सौंदर्य शास्त्र से हमारे जुड़ी हुई हैं। जैसे भारतीय साहित्य और कला में जो सब स्थान हमारा रस को प्राप्त है, वो ही पाश्चात्य साहित्य और कला में सौंदर्य तत्व को प्राप्त है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार कला का जो परिपक्व जो रूप है वो सौंदर्य है। जर्मन दार्शनिक गेच के अनुसार कोई भी कृति तभी सुंदर हो सकती है जब उसने अपने विकास के चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लिया हो। कहा गया है कि आर्ट इज ब्यूटीफुल व्हेन इट हैज रीच्ड द हाईएस्ट ऑफ इट्स नेचुरल डेवलपमेंट। इसी प्रकार जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, प्लेटो हैं, एरिस्टोटल या क्रोशे हैं, इन्होंने भी ललित कलाओं में सौंदर्य की मीमांसा इसी रूप में प्रस्तुत की है। हमारे जो सौंदर्य कुछ लोगों ने सौंदर्य को प्रकृति में कहा है कि जो बाहर प्रकृति है, बाहरी जो चीजें हैं, बाह्य चीजें कह सकते हैं, उनमें खूबसूरती होती है। और कुछ लोग उसको अंतर का या आंतरिक मानते हैं कि हमारे अंदर खूबसूरती या सौंदर्य का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है बाहर से वो चीज अच्छी ना हो, लेकिन मन को अच्छी लगे तो वो सुंदरता है या वो सौंदर्य है। ये दो डेफिनेशंस लोगों ने कही हैं, दो मत लोगों के हैं। हमारे प्रसिद्ध रस गंगाधरकार जगन्नाथ, उनके अनुसार सौंदर्य रमणीयता का वह रूपांतर है जिसमें साधारण चमकृति से परे लोकोत्कर आनंद का निर्माण करने की क्षमता होती है। भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम सौंदर्य कहें क्या है, तो वो केवल बाहरी अंग तक सीमित नहीं है, वरन उसका अंतर तक आंतरिक जो सुख दे वो सौंदर्य, वही हमारे सौंदर्य हम उसको मानते हैं। तो कह सकते हैं कि कोई वस्तु विशेष जो मन को सुखद हो, मन को अच्छी लगे, वो सुंदर कहलाती है। सौंदर्य या सुंदरता ही सौंदर्य शास्त्र का विवेच्य विषय है या इसको स्टडी का विषय है कि कैसे कोई चीज सुंदर लगती है, क्यों लगती है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनके बेसिस पर कोई चीज हमें सुंदर लगती है। ये सारे विषय सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और संस्कृत में हमें कई सौंदर्य शब्द के अनेक पर्याय मिलते हैं, जैसे सुंदर, चारु या मनोरम, मंजू, मंजुल, साधु, रुच्य, रमणीय, ललित, कमनीय, ये सब शब्द हमको संस्कृत भाषा में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित मिलते हैं। सौंदर्य शास्त्र यानी एस्थेटिक्स, ये एक टोटली इंडिपेंडेंट विषय है। आजकल इसको एकदम इंडिपेंडेंटली पढ़ा जाता है। पहले ये हमने जैसे बताया कि फिलॉसफी का एक पार्ट था, और इसको एक स्वतंत्र विषय बनाने का जो श्रेय है वो जर्मन फिलोसोफर थे बामगार्टन, इनको जाता है। इन्होंने एस्थेटिक्स की एक नई परिभाषा दी। एस्थेटिक शब्द ग्रीक भाषा के एस्थेटिकॉस से शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है
इंद्रिय जनित अनुभूति, इंद्रिय यानी कि आंख, नाक, कान या त्वचा, इनसे जो हमें सुखद अनुभूति मिलती है, जो सुख मिल रहा है, उस अनुभूति को एस्थेटिक कहते हैं। इस विज्ञान के अंतर्गत सौंदर्य और उनसे संबंधित मानव की जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। और ऐसे बामगार्टन ही थे ऐसे जिन्होंने सबसे पहले सौंदर्य शास्त्र को इस तरीके से डेवलप किया। इससे पहले बामगार्टन के पहले सौंदर्य शास्त्र को एक फिलॉसफी का एक पार्ट माना जाता था। सौंदर्य शास्त्र का अगर हम संगीत से संबंधित अगर हम कहें तो संगीत जो में सौंदर्य है उसकी आत्मा है, और संगीत में अगर सुंदर नहीं है संगीत या सौंदर्य नहीं है, वो खूबसूरती नहीं है, तो वो संगीत कहाँ हम उसको कह सकते हैं। अर्थात सौंदर्य वो कह सकती हूँ मैं कि हमारे सौंदर्य के द्वारा हमारे अंदर आनंद का एक संवर्धन होता है, आनंद या सुखद भावों का संचार होता है, और हमारे अंदर सुख इसकी प्रवृत्ति होती है। सौंदर्य शास्त्र के विषय में संत राजोपाध्याय ने भी कहा कि मधुर स्वर संगीत को बिल्कुल ना समझने वाला आदमी भी चित्त वृत्तियां उसकी हिल जाती हैं और वो उसके एक अंदर वो असीम आनंद की अनुभूति करता है। ये हमारे जो सौंदर्य से संबंधित कुछ डेफिनेशंस में आपको कुछ बताना चाहूंगी जो पाश्चात्य विद्वानों ने सौंदर्य शास्त्र के विषय में कही हैं। जैसे एमर्सन है, उन्होंने सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है ऐसा कहा है, एमर्सन। हेलमुट कून, उनके अनुसार सौंदर्य शास्त्र कलाओं और उनसे संबंध जो मानव का व्यवहार है तथा अनुभूति का सैद्धांतिक अध्ययन है। इसका प्रयोजन सौंदर्य तथा कला और प्रकृति में, आर्ट और नेचर में अभिव्यक्ति और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करता है कि आर्ट के रूप में कैसे सुंदर चीजें अभिव्यक्त हो रही हैं, या प्रकृति में कैसी चीजें सुंदर लग रही हैं, क्यों लग रही हैं, कैसे लग रही हैं, क्या कारण है कि कोई चीज सुंदर लग रही है। इन सब का अध्ययन सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत होता है। एक डेफिनेशन एमर्सन ने कही है, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है। सौंदर्य शास्त्र अंतर्गत सौंदर्य का पूर्ण क्षेत्र आता है और इस पर कहे तो इसका क्या कहना चाहिए। संगीता दीदी, आपका नेट का थोड़ा कवरेज एरिया नहीं है लगता, थोड़ा आवाज बार बार ब्रेक हो रही है। संगीता दीदी नहीं, हमारे पास पूरा है बेटा। दीदी आपकी आवाज बार बार कट जाती है, अभी फिर 2 बार हो चुका है। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, नेटवर्क एरिया नहीं है क्या दीदी? नहीं, प्रॉपर नेटवर्क है सब बीच में पूछो। चलिए ठीक है, ये 2 लाइन फिर से बोल दीजिएगा दीदी, अभी थोड़ा 2-3 लाइन मैं बता। सौंदर्य शास्त्र एग्जैक्टली है, ये समझना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी तो मुश्किल होता चला जाता है। सकते हैं सौंदर्य कोई खूबसूरत लग रही है, क्यों लग रही है, क्लियर, और कैसे लग रही है, क्या कारण है कि आपको अच्छी लग रही है दूसरे को नहीं लग रही, या कोई कोई एक कलाकार का गाना आपको अच्छा लगता है, हो सकता है दूसरों को अच्छा ना लगे या उसका फीलिंग ना लगे, या कोई गाना किसी एक व्यक्ति का गायन या वादन या नर्तन हमेशा खूबसूरत लगता रहे और सभी को अच्छा लगे, तो ये क्या फैक्टर्स हैं, इन सब का अध्ययन सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत होता है, जिस एग्जैक्टली ये है इसकी, है ना। और इसके विषय में कईयों ने है जो मैं बता रही थी, बामगार्टन ने इसको एक इंडिपेंडेंट के रूप में साइंस के रूप में डेवलप किया है, और बामगार्टन के अनुसार सौंदर्य दर्शन और उसका रसास्वादन पूर्णतः इंद्रिय स्तर की वस्तु है। इंद्रिय यानी कि हम जो अगर हमने गाना सुन रहे हैं तो कान से संबंधित, नृत्य देख रहे हैं तो नेत्र कान, मतलब हमारे इंद्र से संबंधित जो हमारी इंद्रियां हैं, इनसे संबंधित जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं,
इनका गहन अध्ययन, ये सब कुछ सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। सौंदर्य शास्त्र को अगर हम भारतीय चिंतकों की दृष्टि से देखें तो सत्यम शिवम सुंदरम, इससे हमको ये जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे कि जो सत्य है वो ही शिव है, और जो शिव है, जो सच, वो ही हमारा कल्याणकारी जो है, वो ही सुंदर है। ऐसा हमारे यहाँ चिंतन किया गया है। प्लेटो ने परम सौंदर्य को परमात्मा माना है। हीगेल, कैंट, ये सब फॉरेन फिलोसोफर्स हुए हैं। इन्होंने क्रोशे, बोसांके, क्लाइव, इन सब ने सौंदर्य शास्त्र के विषय में बहुत कार्य किया है। इन लोगों ने सौंदर्य अनुभूति को विलक्षण और आध्यात्मिक माना है। यहाँ मैं ये चीज भी तुम लोग को बताना चाहूंगी कि सौंदर्य शास्त्र को दो तरीके से लोग मानते हैं। कुछ कहते हैं कि सौंदर्य आध्यात्म है। ये आध्यात्मवादी दृष्टिकोण उन्होंने माना है कि अंदर ईश्वरीय अनुभव या आंतरिक जो अनुभव है सुख का, वो आध्यात्मिक सुख ही सौंदर्य है। उनके लिए कोई जो बाहरी चीज है वो सुंदर होने की जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति की शक्ल सूरत ही बहुत खूबसूरत हो, उसका मन अच्छा होना चाहिए, ऐसा मान्यता है। तो एक अलग मत है, वो कहते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सुंदर होना चाहिए, तभी आप उसको परसीव कर सकते हैं खूबसूरत या खूबसूरत ढंग से। तो यहाँ पे ये दो भेद हैं। लेकिन कुछ मान्यता जो आजकल आधुनिक मान्यता ये भी डेवलप हो रही है कि सौंदर्य अनुभूति के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, बाह्य भी और आंतरिक भी। मात्र बाह्य नहीं से इतना सुख हो सकता है, ना ही आंतरिक। आपका मन, आपका आध्यात्म पक्ष जो है वो तभी खूबसूरती उसमें अंदर आप फील कर सकते हो जब बाहरी चीज भी सुंदर हो। ये ऐसा बैलेंस बनाकर भी लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दृष्टिकोण हमको मिलते हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यतः हमें भौतिकवादी दृष्टिकोण या आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ऐसे दो हमको मिलते हैं। इसी प्रकार डार्विन, इन्होंने भी सौंदर्य के विषय में कहा है कि प्राणियों या पौधों के रंगमंच में पाए जाने वाले सौंदर्य का कारण है प्रकृति, नेचर। सौंदर्य के विषय में अगर हम हमारे जो इंडियन विद्वान हुए हैं डॉक्टर नागेंद्र, उन्होंने अपने सौंदर्य शास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, एक पुस्तक इन्होंने लिखी है और उसमें उन्होंने कुछ तथ्यों का उल्लेख किया है जिसको मैं बताना चाहूंगी कि सौंदर्य शास्त्र का विवेच्य विषय है सौंदर्य, यानी कि सौंदर्य शास्त्र का जो स्टडी का टॉपिक है वो सौंदर्य। नेचुरली सौंदर्य, कोई चीज खूबसूरत क्यों लगती है, और सौंदर्य मूलतः इंद्रिय संवेदना का विषय है। ये जिस्ट निकल रही है, इंद्रिय यानी कि हम इसको फील करेंगे कैसे, आंख से, कान से, अपनी इंद्रियों से कैसे हम उसको फील कर रहे हैं, इसका विषय है। और सौंदर्य का दो आधार माना गया है, प्रकृति और कला या नेचर, या कोई कला जो हम डेवलप की गई है, जैसे संगीत कला है और आपका काव्य कला है, चित्रकला है। सौंदर्य शास्त्र ललित कलाओं के रूप में अभिव्यक्त सौंदर्य से संबंधित जो मौलिक तथ्य हैं उनका विवेचन है कि ललित कला के रूप में जो चीजें हमने डेवलप करी हैं उसका में जो तथ्य है, जो तात्विक विवेचन है, इसका अध्ययन है। बर्क, कैंट, कैरेट, इन सब लोगों ने प्रकृतिवाद अपनाया है। तो हीगेल, क्रोशे, बोसांके, इन्होंने प्रकृति के अंतर्गत सौंदर्य की अभिव्यक्ति मन में होती है, ऐसा कहा है। तो ये सौंदर्य शास्त्र का कुछ थ्योरेटिकल हमने एस्पेक्ट बताने का प्रयास किया। अब सौंदर्य शास्त्र और संगीत का संबंध, जो मेन, क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं संगीत का, तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। सौंदर्य शास्त्र है क्या? सौंदर्य का अध्ययन, कोई भी चीज खूबसूरत लग रही है तो उसका अध्ययन, और इसके दो मत है, प्रकृतिवाद और आध्यात्मवाद, ठीक है ना। अगर हम संगीत को कहते हैं कि संगीत में सौंदर्य कैसे उत्पन्न हो सकता है या कैसे उत्पन्न होता है, या क्या सिद्धांत हैं या कौन ऐसे फैक्टर्स है या तथ्य है
जिनको ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कोई चीज सुंदर लगने के लिए। तो सौंदर्य विज्ञान में कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं, जैसे कि सापेक्षता या प्रपोर्शन, दूसरा है समता, सिमिट्री, या एक है संगति, हार्मनी, और चौथा बताया गया है संतुलन या बैलेंस। ये मेन कुछ बताए गए हैं, उसके अतिरिक्त और भी कुछ फैक्टर्स या सिद्धांत है, मैं उन पे भी प्रकाश डालूंगी। जो यहाँ पे सापेक्षता जो है उसका अर्थ वह गुण है, वह विशेषता है, संगीत के विषय में मैं अब लेके चल रही हूं, जिसमें प्रत्येक पार्ट, एक खंड दूसरे खंड से कैसे संबंध होता है, कैसे उससे सापेक्ष होता है। इस आधार पर जब तक संगीत में एक स्वर दूसरे स्वर से नियमबद्ध जुड़ा ना हो, संबंध ना हो, जो कि हम कह सकते हैं कि वर्णों के द्वारा हम करते हैं, संगीत की रचना संभव नहीं है। कोई भी अकेला एक स्वर गा लेने से या बजा लेने से सौंदर्य उत्पन्न नहीं होगा, उसको एक से स्वर से दूसरा स्वर, दूसरे से तीसरा स्वर, ये उसके अंदर सापेक्षता होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार जैसे राग में लगने वाले स्वरों का अल्पत्व, बहुत्व, कौन सा स्वर लगेगा कम, कौन सा अधिक लगेगा, या वक्रत्व जो होता है, वो स्वरों की सापेक्षता का ये आधार है, ये प्राण है। जब संगीत में स्वर अथवा नृत्य में अंगहार स्वयं अपने गुण, जैसे कह सकते हैं षड्ज पंचम भाव, षड्ज मध्यम भाव आदि से उत्पन्न, जब आनंद उत्पन्न होता है तो एक सौंदर्य का भाव जागृत होता है। तो माधुर्य का जो यह सुंदरता का संबंध है, मन के सुख से संबंधित है, और ये अत्यंत एक गंभीर विषय है स्टडी का, एक उससे आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो इस समय ये जो कैसे स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर और इन सब का सापेक्षता किस प्रपोर्शन में होना चाहिए, ये एक सौंदर्य का एक सिद्धांत कहा गया है। इसी प्रकार दूसरा सिद्धांत या दूसरा तत्व हम क्या जो फैक्टर है, समता, ये भी एक सुंदरता का गुण है। जिस प्रकार एक सुंदर शरीर में प्रत्येक अंग का एक प्रकार की सुडौलता लिए हुए आवश्यक है, कि आंख, नाक, कान एक उसका एक सुडौलता लिए होना चाहिए, उसी प्रकार संगीत में भी स्वरों का लगाव, कैसे स्वर लगाए जा रहे हैं, कहाँ रुकना है किन स्वरों पर, कौन से न्यास के स्वर हैं, कौन से स्वर वादी हैं या संवादी हैं, और उन स्वरों का किस प्रकार प्रयोग हो रहा है, अर्थात उन स्वरों का राग के अनुसार उचित प्रयोग होना, या पूर्वांग अथवा उत्तरांग, उसमें राग में लगने वाले जो स्वर हैं, पूर्वांग में कैसे लग रहे हैं स्वर, या उत्तरांग में कैसे लग रहे हैं, कैसे राग की बढ़त करनी है, राग का कैसे विस्तार करना है, ये सब सापेक्षता और समता के गुण के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने किसी राग का को हम अवतारणा कर रहे हैं, तो उस राग में वादी स्वर है तो उसका किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, संवादी का कितने प्रपोर्शन में हो रहा है। ये ना है कि संवादी ज्यादा कर ले प्रयोग हम, या जो हमारे अनुवादी स्वर है उनको हमने ज्यादा यूज कर लिया और वादी संवादी को हमने कम इस्तेमाल किया, तो एक प्रपोर्शन गड़बड़ा गया, उसका सिमिट्री गड़बड़ हो गई, तो उतना खूबसूरती या उतनी सुंदर नहीं आपका फील हो पाएगा। तो कोई भी राग है उसका अगर यमन है, अगर गंधारवादी है, तो उसको कितने प्रपोर्शन में, कितना में यूज करना है, और वादी संवादी के अंतर्गत षड्ज मध्यम भाव, षड्ज पंचम भाव, इन सब का किस प्रपोर्शन में दो स्वरों का, वादी संवादी स्वरों का प्रयोग हो रहा है, इन सब का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, इन सब का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा संगीत एक खूबसूरती या सौंदर्य से भरा होगा। क्लियर हुआ? इसी प्रकार हम ताले भी कह सकते हैं, जैसे कि ताल है, तीन ताल या कहरवा, दादरा, इनके, या दीपचंदी ले लीजिए, झूमरा ले लीजिए, इनके जो खंड हैं
इनके अंदर भी एक प्रपोर्शन के आधार पर इनके खंडों का निर्माण हुआ है। 4 4 4 4 एक प्रपोर्शन चला, 3 2 3 2 3 झपतार एक प्रपोर्शन चला। तो ये एक ना एक सिद्धांत हमारे संगीत में ये सब पाया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि तालों के जो बोल हैं, इनके बोलों में जो बोल बहुत सुंदर लगने के लिए, सुंदर सुनने में जो आते हैं, वो भी एक, उसमें भी एक आपको प्रपोर्शन, एक चीजें आपको मिलेंगी। अगर कोई छंद चल रहा है तो वही छंद चलेगा, बोल जो चल रहा है उसमें एक सिमेट्री होगी, ऐसा नहीं होगा, एक हार्मोनी मिलेगी। जो थर्ड पार्ट पे हम आपको कहेंगे संगति। अगर क धी ध धा ग ती, अब क आया तो वहां ग आया, ग ती ता आ क, तो एक हार्मनी चली। इसी प्रकार अगर हम तीन या झत्ता ले लीजिए, धी ना ती ना धी ना, तो एक संगति चल रही है, एक हार्मनी चल रही है। ये नहीं कि धी ना ग ती टिटका तगदिगन, ऐसा नहीं है। क्लियर हो रही चीजें? तो हमारे शास्त्रों में इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखा गया है कि अब मैं जो थर्ड पॉइंट आपको दिखाया था कि संगति या हार्मनी, ये बहुत आवश्यक है संगीत में भी। इसका अर्थ होता है विरोध का अभाव। यहाँ पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए, कोई एक पैटर्न जो चल रहा है उसके अंदर संगति होनी चाहिए। इसी संगति के कारण हम जो खूबसूरती आती है, जैसे कि राग, हम कहते हैं राग की शुद्धता होनी चाहिए, है ना। कोई भी राग गा रहे हैं तो उसमें एक शुद्धता उसकी अत्यंत आवश्यक होती है। जिसका में राग काकू, इसके ऊपर भी हम इसमें पॉइंट लेना चाहेंगे कि जो इष्ट स्वरों का जो प्रयोग हो रहा है उससे राग में अत्यंत प्रभाव उत्पन्न होता है। कोई भी राग की अवतारणा करने में राग में लगने वाले स्वरों का उचित प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। ये नहीं है कि अगर भैरव में रेधा कोमल है तो उसको लेके चलेंगे, ये नहीं कि कहीं पे भी गा नी कोमल कर दिया और रेगा धानी कोमल कर दिया, या कोई भी कभी कहीं भी कैसे स्वर ले लिया, तो उसका असंगति जो चल रही है, जो हार्मनी चल रही है, जो प्रपोर्शन चल रहा है, वो नष्ट हो जाएगा और संगीत का सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, विवादी स्वरों का प्रयोग होता है, अवश्य होता है, लेकिन उसका राग को खूबसूरत बनाने के लिए वो भी एक प्रपोर्शन में यूज होता है। ये नहीं कि जो स्वरों का प्रयोग नहीं होना है किसी राग में वो हम बराबर लगाते चले जाएं, तो राग का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। वो एक लिमिट में, एक आवश्यकता जहां पर है, जहां पे खूबसूरती हो सके उतनी ही प्रपोर्शन में लगना चाहिए, और वो लगना आवश्यक वहीं पे लगता है। हर जगह बार बार अगर हम उस चीज को लगाएं, या आविर्भाव तिरोभाव सारे टाइम बार बार उसको 10-10 मिनट में, 5-5 मिनट में दिखाते जाएं, तो राग का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। जहां पे आवश्यकता है या जहां पर लगता है वहीं पर कहीं लगाया जाए तो वो ज्यादा अधिक सुंदर होगा। जैसे भारतीय ताल में हम कह सकते हैं कि तिहाइयां होती हैं, या नृत्य की जो परने होती हैं, या विभिन्न प्रकार की लयकारियां हैं। इसके बाद लयकारियां करने के बाद हम सम पर आते हैं या मूल लय पर आते हैं। ये एक संगति हुई। ये नहीं कि तिगुन करने के बाद हम लय ही हमारी गड़बड़ हो जाए, तुरंत आप बेस जो हमारा लय है उसमें आना, ये सब आपका संगति कहलाता है। और इन्हीं सब चीजों को, संगीत को बहुत सुंदर बनाने के लिए एक चौथा सिद्धांत भी एक आता है जिसको कहते हैं संतुलन। संतुलन यानी बैलेंस। जैसे स्थाई और अंतरा में एक बैलेंस। ये जैसे हम मान लीजिए कोई गायन हो रहा है तो कितना स्थाई गाया जाएगा, कहाँ अंतरा गाया जाएगा, क्या उसके बाद कितनी, अगर 1 घंटे का कार्यक्रम है तो उसको एक बैलेंस के रूप में होता है। या संगत जो हम एक हमारा संगत करता है, वो उनका संगति भी एक बैलेंस में होगा। ये नहीं कि अगर 15 मिनट गाया तो उन्होंने 15 मिनट अपना सोलो बजा दिया, फिर हमने 5 मिनट गाया, तो उससे एक बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। आप समझ रहे हो ना, क्लियर हो रहा है ना? तो दैट इज बैलेंस। बैलेंस एक बैलेंस में होना चाहिए। जैसे कि कोई हम खाना बना रहे होते हैं, उसमें भी अगर हम एग्जाम्पल दें तो हर चीज का जो हम नमक अगर हम ज्यादा प्रोपोर्शन में डाल दें तो चीज खराब हो जाएगी। बैलेंस अगर उसका हम इसी तरीके का हमारे संगीत में कि हर चीज को एक प्रोपोर्शन में, कितना आलाप करना है, कि कहाँ पे स्वर विस्तार देना है, कहाँ पे आलाप, कहाँ बोल आलाप करने हैं, कहाँ ताने देनी है। ये नहीं कि ताने तो हमने बहुत सारी गाली, एक आलाप कर दिया,
तो ये हमारा बैलेंस गड़बड़ा गया। या स्थाई तो हमने 2 मिनट गाई, अंतरा 1 घंटा गा दिया, बैलेंस गड़बड़ा गया। तो ये सब चीजें हमारे शास्त्रीय संगीत में इस तरीके से इन सिद्धांतों का प्रयोग होता है। जो संतुलन है, जैसे राग आलाप है या गीत है या गतकारी या ताने तोड़े, इन सब का जो प्रयोग होता है, मतलब राग जब प्रस्तुत करते हैं तो उसमें हर अंग का, हर पार्ट का, हर चीज का एक संतुलित प्रदर्शन करना होता है, तभी हमारी चीजें एक सुंदर बनेंगी। जैसे मैंने बताया कि अगर हमें वादन कर रहे हैं तो वादन में, या गायन कर रहे हैं तो गायन में अलाप, बोल अलाप, तान, बोल तान, तत्पश्चात छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, छोटा ख्याल में किस तरीके से बढ़त करनी है, इन सब चीजों का एक बैलेंस्ड रूप होता है। ये नहीं कि 2 मिनट आप, बैलेंस कब गड़बड़ा जाएगा? 5 मिनट छोटा ख्याल गाया, उसमें 1 अलाप गाई, 5 ताने कर दी, बैलेंस गड़बड़ा गया। तो ये एक बैलेंस, एक प्रपोर्शन में, एक सिमेट्री में, एक हार्मोनी में लेकर उस चीज को लेके, हर चीजों का अपना अपना जो इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखकर अगर हम करें तो इन सब चीजों का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो अत्यंत खूबसूरती लेकर हमारे आएगा। अच्छा, साथ ही साथ हम कुछ इस चीजों पे भी दिखाना, कुछ और चीजें बताना चाहेंगे कि ये जो हमारे 4 मेन सिद्धांत हैं, इनके अलावा कुछ होता है विविधता। एक विविधता भी सिद्धांत आप ले सकते हो कि वैरायटी होनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई गायन आपका कार्यक्रम दे रहे हैं या अपना राग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसमें एक ही जैसा आलाप सारे टाइम ना करते रहे कि एक आलाप लिख लिया, 10 बार वही आलाप गा दिया। उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए। अलग अलग चीजों से आप अलग अलग मुखड़े लेके आप प्रस्तुत करें तो आपका संगीत अधिक सुंदर बनेगा, ना कि एक ही तरीके का मुखड़ा ले लें। तो ये कंपैरिजन हो गया, आपने एक तरीके का मुखड़ा लेके गाया और वही कई तरीके से आपने मुखड़े लेके गाए, जो संपर आए तो वो ज्यादा सुंदर होगा, नेचुरली होगा। इसी प्रकार एक है नवीनता। नवीनता यानी कि आपकी जो कल्पना शक्ति, कल्पना से आप जो उसको राग की बढ़त कर रहे हैं उसमें नए नए अंदाज लेकर आए तो लोग बरबस ही कहेंगे आह क्या बात है, उनके दिल को छुएगा। तो एक नवीनता होना चाहिए, नहीं तो एक जैसा आप करोगे तो बोरिंग हो जाएगा और वो सौंदर्य से एकदम हट जाएगा। इसी प्रकार कहते हैं कि स्पष्टता एक पॉइंट है या एक फैक्टर है, क्लियरिटी होनी चाहिए। आप जो बंदिश गा रहे हो, शब्दों का जो उच्चारण है या सम पे आने का जो अंदाज है या जो भी चीजें आप हैं गा रहे हैं, राग क्लियर एकदम होना चाहिए। आप जो बोल आलाप कर रहे हैं एकदम स्पष्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने शब्द तोड़कर दो ही 4 शब्द, 4 अक्षरों का शब्द है, आप केवल 2 ही भव सागर है तो भव सागर में आप भवसा 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 करके ही ना आप करो उसको पूरे एग्जैक्ट, पूरा आप उस शब्द को लेकर उसका बोल आलाप में अगर दिखा रहे भव सागर, तो वो एक अधिक सौंदर्य उपजाएगा, ना कि भवसा भवसा या गर गर करके आप आलाप करते जाओ तो वो नष्ट हो जाएगा आपका सौंदर्य। तो एक अदर फैक्टर हमने बताया आपको, स्पष्टता या क्लियरिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार सिंप्लिसिटी बहुत आवश्यक है। सौंदर्य बहुत जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा आप क्लिष्ट कर दें। तो जैसे कि आपने कोई अपने राग गाया और शुरू से लेके अंत तक आप कठिन कठिन आलाप, कठिन ताने, पेचदार ताने, घुमावदार ताने खाली उस वो ही करते रहेंगे और उसमें सुंदरता या सिंप्लिसिटी नहीं है, सौम्यता नहीं है, तो आपका जो प्रस्तुतिकरण है उतना सौंदर्यपूर्ण नहीं होगा। हाँ, जहां आवश्यक है, जहां जरूरत है, वहां आप अवश्य करिए क्योंकि वो सौंदर्य वृद्धि करेगा। लेकिन शुरू से लेके अंत तक आपने अपने संगीत को पूरा क्लिष्ट बना दिया तो वो सौंदर्य कहीं से भी सौंदर्य उत्पन्न नहीं करेगा। इसी प्रकार एक कंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता। एक फैक्टर ये भी है कि एक निरंतरता होनी चाहिए संगीत में। जैसे कि आप कोई गाना गा रहे हैं तो या कोई राग प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आपने आलाप किया तो एक एक सुर पर रुक रुक कर आलाप किया, ऐसे नी रे गा रे, ऐसे नहीं, सुंदरता कतई नहीं होगी क्योंकि ब्रेक कर दिया आपने वो चीज।
वही जब आप उस आलाप को नी रे गा रे एक कंटिन्यूटी में गाएंगे तो आपका जो भी प्रस्तुतिकरण है वो पूरा एक कंटिन्यूटी में होना चाहिए, या ना कि ब्रेक कर लिया आपने, 2 मिनट ब्रेक कर दिया, फिर आपने शुरू कर दिया, फिर ब्रेक कर दिया, फिर शुरू कर दिया। हाँ, ये ब्रेक कहाँ होता है, एक पूरा आपने एक आइटम किया, उसको खत्म किया, फिर आपने 2 मिनट का ब्रेक लिया, फिर स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप एक अपने कार्यक्रम, जो आपका 10 मिनट का अगर कार्यक्रम है या 15 मिनट का कार्यक्रम है, उसमें 15-20 आपने ब्रेक दे दिए, तो आपका सौंदर्य कभी भी, सौंदर्य का जो हमारा अभिव्यक्ति है वो कभी भी नहीं आएगी। और खाली ये गायन में ही नहीं है, ये चीज हर जगह वादन में भी यही है। अगर कोई 3 ताल बजा रहे, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता तक देखिए दिन ना दा दिन, अब धाते 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 ये बजा रहे, कुछ भी बजा रहे, अब वहां पे बजाए हमने धाते धादा तिट धा तिट धादा। तो सौंदर्य इस तरीके से अगर हम बजाएंगे तो सौंदर्य किसी भी कीमत पे उत्पन्न नहीं हो सकता। सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए एक कंटिन्यूटी का भी होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार एक फैक्टर और मैं बताना चाहूंगी, विरोधाभास। कहीं कहीं जैसे कि कोई चित्र है, प्रातः काल का दिखा रहे हैं, ब्लैक और ग्रे बेस पर चित्र कोई बना है और हल्का सा ऑरेंजिश लगा दिया वहां पर, एक खूबसूरती आ गई। तो वो जो विरोधाभास या राग प्रस्तुत करते वक्त या कुछ एक हल्का से विरोधाभास, जैसे यहाँ पे आविर्भाव तिरोभाव, हल्का से तिरोभाव करके दिखा दिया, हल्का सा जो राग में सुर नहीं लगते हल्का सा लगा के दिखा दिया, लेकिन वहीं पर जहां आवश्यकता हो, नहीं है तो अन्य सरली नहीं लगाना है। और ये डिसाइड कौन करेगा, ये स्वयं कलाकार ही डिसाइड करता है कि कहाँ पर आवश्यक लग रहा है, वो वहीं पे लगाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें संगीत के विषय में मैंने बताना चाहा कि संगीत के में ये सौंदर्य के सिद्धांत कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। और अगर हम सभी संगीत के विद्यार्थी हैं, हम सभी संगीत से जुड़े हुए हैं, तो आप प्रैक्टिकली ये सब चीजें देखते होंगे कि जो सुंदर कोई चीज लगे तो ये सब चीजें या ये सब तथ्य आने अत्यंत आवश्यक हैं। बिना इन सब चीजों को, बिना एक प्रपोर्शन में वादी समाधि का एक या स्थायी अंतरा, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल, एक प्रपोर्शन में गाना पड़ता है हमको, एक सिमिट्री, एक हार्मनी का बैलेंस रखना पड़ता है। और एक कलाकार या एक संगीतज्ञ, एक म्यूजिशियन या एक संगीत विद्यार्थी प्रस्तुति को किस प्रकार और अधिक सौंदर्यपूर्ण बना सकता है। नेचुरली कि आप अभ्यास अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिस उसके ऊपर अच्छी हो, आपने रियाज किया हो, आपने साधना करी हो, तब आपका संगीत एक सुंदर में या सौंदर्यपूर्ण बन सकता है। और बहुत से कभी कभी मैं ये भी बता सकती हूँ जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, कि अगर आपका कहीं पे भी प्रस्तुतिकरण है राग का, तो राग किस समय आपका कार्यक्रम है, वो समय के अनुसार अगर आपने राग का चयन किया है तो आपका प्रस्तुतिकरण एक सौंदर्यपूर्ण होगा। जैसे कि अगर वर्षा ऋतु है तो वर्षा से संबंधित आपके वर्षा ऋतु के राग ले लें, वैसे ही बंदिशें ले लें, उसका पद भी वैसा हो, तो आपका अधिक वो रुचि का अधिक सुंदर आपका संगीत बनेगा। और साधना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि बिना अगर आपका साधना नहीं है, कमजोर है, तो आप लाख सौंदर्य के नियमों का पालन कर ले, आपका सौंदर्य आप उत्पन्न करने में आपके लिए मुश्किल होगी। इसी प्रकार जैसे पद जो हैं, जो राग आप ले रहे हैं वैसे उसके भाव क्या है, उसी प्रकार रागों का चयन हो, बंदिश किस प्रकार है, या कहीं पर अगर भजन है तो भजन, या प्रातः काल आप गा रहे हैं तो कैसे रागों का चयन उसके अकॉर्डिंगली लें, तो ज्यादा आपका जो संगीत है वो अधिक सौंदर्य होगा। इसी प्रकार अगर आज के विषय में हम बात करें तो कोई कार्यक्रम को और अधिक सौंदर्य बनाने के लिए, सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए, हमारा साउंड सिस्टम, हमारा लाइटिंग सिस्टम, कैसा स्टेज की सेटिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, कि आपका साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी लाइट्स जो हैं वो भी बहुत उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से आप गायन प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। आपकी जो संगति के वाद्य हैं
ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं संगीत में सौंदर्य पक्ष के दृष्टिकोण से, कि अगर आपका जो संगति वाद्य है, तबला अगर मिला हुआ नहीं है, तबला बेसुरा है, या हारमोनियम सही नहीं है, या स्वर जो आपका संगति कर रहे हैं वो वादक आपके साथ नहीं कर पा रहे, या आप उनके साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे भी सौंदर्य उत्पन्न होने में कहीं ना कहीं बाधा अवश्य आएगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि आपके जो संगति वाद्य हैं वो सही मिले हों, सही हों, तानपुरा सही मिला हो, आपका तबला सही मिला हो, तबला वादक सही हो, आपका उसके साथ अभ्यास हो, आपको ताल का ज्ञान हो, आपके गायन वादन उस पे जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं नर्तन, उस पर आपको पूरा आपने अभ्यास किया हो, समय के अनुसार आपने राग का चयन किया हो, उस राग में जो पद है वो बंदिश आपकी जो है वो अत्यंत सही होनी चाहिए, राग के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, आपका जो ऑडिटोरियम है उस सब का बहुत इफेक्ट आता है, और लास्टली जो आपके अंदर जो आपके भावों का प्रस्तुतिकरण है, आपने जो आपका इमेजिनेशन है, जो भावों की अभिव्यक्ति है, वो बहुत सही, बहुत अच्छे ढंग से आप उसको एक्सप्रेस कर पाए, तब आपका संगीत अत्यधिक सौंदर्य पूर्ण होगा। इसी प्रकार एक फैक्टर और आता है ऑडियंस। ऑडियंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है सौंदर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारी ऑडियंस है वो कैसी है। अगर ऑडियंस सहृदय नहीं है, या वो वेस्टर्न म्यूजिक माइंडेड है, और टोटली आपको उसको बताना समझा, आपको उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आपके अंतर्गत आना बहुत आवश्यक है, कि कैसे भी ऑडियंस हो उसको हम कैसे ग्रास्प करेंगे, उसके अंदर ऑडियंस के अंदर भी सहृदयता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई जबरदस्ती दवाई तो है नहीं कि हमने मुंह खोल के डाल दिया। मन को कैसे आप बांधेंगे, कैसे करेंगे, तो बहुत कुछ ही ऑडियंस पे भी निर्भर करता है। जैसे एक शास्त्रीय संगीत का अगर कार्यक्रम है, तो वहां जो शास्त्रीय संगीत के हमारे सुनने वाली ऑडियंस होगी वो होगी, आपका रियाज अच्छा होगा, आपने खुद रियाज किया हुआ होगा, आपने जो रागों का चयन किया होगा, बंदिश जो होगी आपकी आपके संगति के बाद, और आप बिल्कुल आध्यात्म से जुड़ जाएं, ऐसी साधना करी हो आपने, तब आप अपना जो अभिव्यक्ति करेंगे वो एक सुंदर और सफल होगी और सौंदर्य में होगी। तो कह सकती हूँ मैं कि सौंदर्य शास्त्र जो हमारे यहाँ है वो एक संगीत के रूप में देखा जाए तो सामूहिक प्रभाव की अभिव्यक्ति है, जहाँ कलाकार उसकी जो कलाकृति है, जो उसका संगीत है वो, और उसको उस संगीत को कैसा जो ऑडियंस है या जो श्रोतागण है वो कैसा उसको परसीव कर रहे हैं, कैसा उसको रिएक्ट कर रहे हैं, इन सब का अध्ययन सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ऋचा मैंने ये कंप्लीट कर दिया पूरा समय अकॉर्डिंगली। किसी को कोई प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पुट अप कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? दीदी एक सजेशन था बच्चों की तरफ से, कुछ क्वेरीज आई थी 2 लेक्चर्स के। अब ऑडियो चला जाता है, नेट प्रॉब्लम होता है, तो जो जैसे आप देती हैं वो जस्ट का अगर पीडीएफ फोटो खींच के, तो उनके लिए जो क्वेश्चन जैसे अभी आज कई बार संगीता दीदी आप सुन पा रही? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ऋचा।
दीदी आप सुन पा रही हैं? हाँ, आवाज आ रही है तुम्हारी, क्लियर अब आ रही अभी है। बीच में मैं कह रही थी, आपने सुना शायद? नहीं, तब नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है, अब क्लियर आ रही है। लास्ट 2 लेक्चर्स में हाँ, थोड़ा क्यूरीज आई थी। बच्चे चाहते थे कि जैसे नेट का प्रॉब्लम हो जाता है और इरेगुलरिटी हो जाती है बीच में, तो जो उनका अगर फोटो खींच के पीडीएफ मिल जाए बच्चों को, स्कैनर से फोटो करके प्रॉपरली, तो आ, वो बच्चे नहीं ऋचा, इसमें ये चीज बताना चाहूंगी मैं तुम्हें, क्योंकि बहुत आवाज आ रही मेरी। आज मैं तुमको बेटा बताना चाहूंगी कि मैं कोई एग्जैक्टली नोट्स मैंने बनाए नहीं है। डायरेक्ट मैं पढ़ा देती हूँ बहुत कुछ जो दिमाग में है, या बहुत कुछ मेरा पढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से तुम अगर इसको तो आप वो तो है ही, रिकॉर्डिंग तो है ही। आपका डिस्टर्ब हो जाता है ना, कभी इधर के पोर्शन से, कभी उधर से साइड से। तो ठीक रहेगा। बस तो इसका कोई नोट्स एक एक विंडो के आसपास थोड़ा सा इसमें नोट्स ऑन पूरे ऐसे डायरेक्ट ही पढ़ाती हूँ मैं, जो भी मेरा अपना पढ़ाना पढ़ा हुआ है, या है ना। चलो देखते हैं फिर, ठीक है। आप सुन पा रही हैं? ओके टीचर। संगीता दीदी, संगीता दीदी, हाँ रीचा, आ रही है आवाज, बोलो बेटा। हेलो। आप सुन पा रही हैं? हाँ, बीच में सभी आती है, फिर आ गई, अब आ गई, बताओ। संगीता दीदी, ठीक है दीदी, फिर हम एंड करते हैं। एक्चुअली तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन। चलो, होप मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई थिंक हमको आज एंड, ठीक है दीदी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते बाय। हैं नेक्स्ट 4th लेक्चर में नेक्स्ट मंथ। ओके, थैंक यू सो मच दीदी। बाय। एंड थैंक यू संगीता जी।